नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 के स्पेशल सेगमेंट बयानवीर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज राजनीति के अखाड़े से 3 ऐसे बयान आए हैं जिन्होंने दिल्ली से लेकर असम और बंगाल तक खलबली मचा दी। चुनावी साल 2026 है तो वार भी तीखे हैं और पलटवार भी जहरीले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के तीनों बयानवीरों का विश्लेषण। चलिए पहले बयान की ओर रुख करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में बयान देते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने कांग्रेस को लेकर बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस असम में विदेशियों को बसाना चाहती है और यहाँ की मूल संतानों को अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। बीजेपी एनडीए सरकार घुसपैठियों के कब्जे में जमीन नहीं रहने देगी, ये मोदी की गारंटी है। आइए पहले पीएम का ये बयान सुन लेते हैं। साथियों, आज कांग्रेस घुसपैठ और घुसपैठियों को भी खुला समर्थन दे रही है। पहले कांग्रेस असम में घुसपैठियों को खुली छूट देती थी, यहां किसानों और आदिवासियों की जमीन पर कब्जे करने दिए। अब जब बीजेपी एनडीए सरकार इस अवैध कब्जे को हटा रही है तो कांग्रेस इस पर भी बवाल कर रही है। साथियों, कांग्रेस असम में विदेशियों को बसाना चाहती है, असम की मूल संतानों को अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। असम के अनेक जिलों में ये संकट हम सभी देख रहे हैं। बीजेपी एनडीए सरकार किसानों, आदिवासियों और हमारे जंगल की जमीन को घुसपैठियों के कब्जे में नहीं रहने देगा। अवैध कब्जे के खिलाफ बीजेपी एनडीए सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी। असमिया शान और पहचान बनी रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार का मंत्र है नागरिक देवो भव। जो किसी भी कारण से विकास में पीछे छूट गया है उसके आगे लाना ये हमारी प्राथमिकता है। यहाँ पर मोदी का ये बयान सीधा डेमोग्राफी पर चोट है। असम में घुसपैठ हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल करके पीएम ने यहाँ पर ध्रुवीकरण की जो लकीर है उसको खींच दिया है। ये सिर्फ जमीन की यहाँ पर एक लड़ाई नहीं है, बल्कि असमिया अस्मिता और वोट बैंक की एक सीधी जंग है। चलिए अब दूसरे बयान की ओर करेंगे, जहां पर तरुण चुग जो कि बीजेपी के महासचिव है, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 1984 में गांधी नेहरू परिवार के इशारे पर सिख कत्लेआम हुआ। एचएस फुल्का 42 साल से लड़ रहे हैं और 70 से अधिक दोषियों को सजा दिलवाई, तब सिर्फ उनके साथ भाजपा खड़ी थी। आइए पहले तरुण चुग का ये बयान सुन लेते हैं। सरदार हरविंदर सिंह जी फुल्का पद्मश्री, जो लंबे समय से मानव अधिकारों के मामलों में लड़ाई लड़ते रहे हैं, और जब 1984 में गांधी नेहरू परिवार के इशारों पर देश के 52 शहरों को शमशान बनाया गया और खासतौर पर दिल्ली में सिख कत्लो गारत की गई, तब देश के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी अकेली एक पार्टी थी जिसने बाजार से लेकर संसद तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी के नेतृत्व में आवाज उठाई। उस समय यंग फुल्का जी 1984 सिख कत्लो गारत के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सामने आए और लगातार 42 साल तो वो लड़ाई लड़ रहे ने। लगभग 70 तो ज्यादा लोगों को कतल के केसा जो उन्होंने सजा दवाई है सिर्फ 1984 सिख कतलो गारत। 250 तो ज्यादा अपराधियों ਨੂੰ, दोषियों ਨੂੰ सजा दिलाई। और जड़ा वो 1984 का दौर जो याद आता है, जो वोटर लिस्टां फड़ फड़ के कांग्रेस के लीडर ने
ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। 1993 ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ भी। तरुण चुग का ये बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस को सिख विरोधी और खुद को न्याय का रक्षक दिखाने की भी कोशिश है। फुल्का का नाम लेकर बीजेपी दिल्ली और पंजाब के सिख वोटरों को इमोशनल मैसेज दे रही है कि कांग्रेस का हाथ सिर्फ और सिर्फ दंगइयों के साथ है। चलिए अब आखिरी बयान को रुख करेंगे, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने कोलकाता के लिए बयान दिया, जहां पश्चिम बंगाल के लिए उन्होंने बयान दिया है। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम एसआईआर के खिलाफ है, चुनाव आयोग को नागरिकता जांचने का कोई हक नहीं, ये गृह मंत्रालय का काम है। एडजुडिकेशन जो लिस्ट पर जल्द फैसला हो, और ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। पहले असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सुन लेते हैं, आखिर उन्होंने ये बयान दिया क्यों। हम तो एसआईआर के खिलाफ हैं और हमारे रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी, और एसआईआर ईसीआई को कोई अख्तियार नहीं है सिटीजनशिप किसी का चेक करने का, वो काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, इतना ही आपसे कहेंगे। और एक कहना है कि एसआईआर बंगाल को एसआईआर से लेकर क्या हो रहा है, क्या बोलेंगे अभी तो समुदाय के लोग के नहीं, वो तो एजुडिकेशन लिस्ट में बहुत से लोगों के नाम हैं, उसको जल्द से जल्द तय करना चाहिए। अभी तो चुनाव इलेक्शन शुरू हो चुका है, तो ये सब बहुत गलत हो रहा है, इसको सही करने की जरूरत है। वायलेशन जो होगा उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, यह वायलेशन होता है सर। इलेक्शन आने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली है कि इलेक्शन के बाद सब अपने घर में पर्चा लगाएंगे, कौन बीजेपी करता नहीं है उसका नोटिस देंगे। कौन देंगे नोटिस? ये जनता देंगे बंगाल की, इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी कह रही है। ठीक है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट मेक कर रही है अपना। तो यहाँ पर बंगाल चुनाव की तपश में ओवैसी ने एंट्री अपनी मार ली है। तो ओवैसी ममता बनर्जी के पत्र का समर्थन करते हुए मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ओवैसी का निशाना सीधा चुनाव आयोग और केंद्र पर है, ताकि वोटर के मन में ये डर बिठाया जा सके कि उनकी नागरिकता कितनी खतरे में है। ये बंगाल की सत्ता का एक नया त्रिकोण माना जा रहा है। तो ये थे आज के 3 बड़े बयान जो आने वाले दिनों में देश की राजनीति का पारा और भी बढ़ाएंगे। बयानवीर में आज फिलहाल इतना ही। नए नए बयानवीरों के बयान सुनने के लिए देखते रहे न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।